नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 15 मई 2023 की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 25 सवाल मिल चुके हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं। आज जो आपका एनालिसिस रहने वाला है वो कुछ हटकर है। यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूँगा और सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले अपन देखेंगे साइंस के 4 सवाल जो पूछे गए, उसके बाद करंट अफेयर्स के पूछे गए 4 सवाल। आज के शिफ्ट में इन विषय से ये सभी सवाल पूछे गए हैं। नृत्य उत्सव म्यूजिक से 5 सवाल आए हैं। राजनीति विज्ञान से 2 क्वेश्चन हैं, इतिहास से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, जनगणना से 1 क्वेश्चन हमेशा की तरह, भूगोल से 2 क्वेश्चन हैं, बाकी जो मिसलेनियस हैं विविध हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन विविध देखने को मिले हैं। इस प्रकार आपके सामने 25 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट सहित। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइंस के 4 क्वेश्चन। और न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि उसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल सके। तो साइंस के 4 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के ये 25 सवाल। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल की, तो आपके सामने ये सेल आ चुकी हैं जिसमें पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास 2 अलग अलग यहाँ पर आपके सामने विकल्प रहते हैं टेक्स्ट बुक पास लेने के। तो पास प्रो में नेक्स्ट लेवल के फीचर मिल जाते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड रिवाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उस एग्जाम के पर्टिकुलर एग्जाम के, क्योंकि पास में सारे एग्जाम्स आते हैं और सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में अभी 449 रुपये में 1 ईयर वैलिडिटी में 449 रुपये में आप पास प्रो ले सकते हो। पास प्रो में पास के सारे फीचर यानी सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट तो रहेंगे ही रहेंगे और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट है, आप अनलिमिटेड टाइम कोई भी मॉक टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी यदि आप जनरल पास लेते हो तो उसमें भी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो 359 में ये डील मिल जाएगी। और इससे अच्छा है पास प्रो ले लो जहाँ पर आपको ये सबसे कम प्राइस 449 में मिल जाएगा। तो न्यू कैंडिडेट है 15 से 16 मई के भीतर यदि आप लेते हो तो इस कूपन कोड से ये डिस्काउंट ज़रूर लाभ उठाइएगा, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो एक पास में सभी एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 600 प्लस एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस के जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के, पुलिस वगैरह, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एक ही पास में सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, क्योंकि ऑफर केवल 2 दिन के लिए है। तो सबसे पहले साइंस के 4 सवाल देखते हैं। सवाल है समायोजन बल कौन सा घर्षण बल है। तो विच फ्रैक्शन कौन सा घर्षण है जो कि सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है। समायोजन अपने आप समायोजित होने वाला कौन सा घर्षण बल है, तो वो स्टैटिक फोर्स हो जाएगा। स्थिर घर्षण होता है ना, क्योंकि इसमें एक निर्धारित परिणाम और दिशा नहीं होते हैं। तो स्टैटिक फोर्स में कोई भी परिमाण है और दिशा है वो निर्धारित नहीं रहता है और वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अपने आप को समायोजित करेगा। तो समायोजन है वो स्टैटिक है, न कि काइनेटिक। नेक्स्ट यहाँ पर साइंस का सवाल आपको पूछा है सेल से, सेल डिवीजन से पूछा गया है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक एकल यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका दैर्घ्य को 2 संतति कोशिकाओं के रूप में विभाजित किया जाता है। तो एक तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन की बात हो रही है, इसको साइटोकिनेसिस कहा जाता है प्रक्रिया को। कोशिका विभाजन प्रक्रिया का हिस्सा है साइटोकिनेसिस, जिसके दौरान एकल यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसका साइटोप्लाज्म जो कोशिका दैर्घ्य है वो 2 संतति कोशिका में विभाजित होता है साइटोकिनेसिस में। तो जो माइटोसिस है यानी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में परमाणु विभाजन के बाद के चरणों के दौरान या बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू होता है। यहाँ पर बात करें मीटोसिस की, जो कि इसी टाइप से परिभाषित होता है जो सवाल में पूछा गया है, जिसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। समसूत्री में भी 2 चरण, प्रथम फेज में होता है कोशिका का जो नाभिक है, केंद्रक है, उसका विभाजन होगा। सेकेंड फेज में कोशिका दैर्घ्य का विभाजन होता है। जो नाभिक का कोशिका केंद्र का विभाजन होता है उसे क्रायोकाइनेसिस कहा जाता है। क्रायोकाइनेसिस में जो नाभिक है, केंद्रक है, वो 2 संतति नाभिक बनाने के लिए विभाजित होता है। और साइटोकिनेसिस का अर्थ है साइटोप्लाज्म, कोशिका दैर्घ्य का विभाजन होना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, विंड वैन का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है। तो विंड वैन, ये भी मापन वाला साइंस का सवाल। विंड वैन का उपयोग हवा की डायरेक्शन, ठीक है, विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है, जो कि तूफानों की तीव्रता वगैरह का अनुमान आसानी से लगाया जा सके। नेक्स्ट सवाल, एक जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा है तो स्त्रीकरण कहेंगे उसे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, पेड़ हो गया सबसे ऊपरी स्तर पर। अब जब ये आप शीर्षाकार ऊर्ध्वाकार वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पेड़ सबसे ऊपर आ जाएगा। पेड़ किसी जंगल के
जंगल का यदि आप शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर रहते हैं, आपको पूछ रहे जंगल का सबसे ऊपर शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर है वो पेड़ हो जाएगा। उसके नीचे क्या आएंगे, पेड़ के नीचे आपको झाड़ियाँ मिलेगी, झाड़ियाँ के नीचे आपको वो हर्ब्स मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और जड़ी बूटियों के नीचे आपको घास मिलेगा। तो इसी प्रकार ये लंबवत वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे स्तरीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसमें एक लंबवत सबसे ऊपर पेड़ आ जाएंगे, उसके नीचे आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, और झाड़ियों के नीचे हर्ब्स जड़ी बूटियाँ हैं, फिर ग्रास हैं। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करंट अफेयर्स के आज 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल करंट अफेयर का, एक राष्ट्र एक उर्वरक का ब्रांड नाम क्या है? ठीक है, तो ब्रांड नेम ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर है भारत ब्रांड फर्टिलाइजर। क्या है उसका नाम? भारत है, भारत ब्रांड फर्टिलाइजर है। तो ये अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स है। इसमें पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना है उसकी शुरुआत की। योजना के तहत जितने भी प्रकार के खाद उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर हैं, जिसमें यूरिया, डीएपी, जो भी आपके रासायनिक खाद हैं, उनको अभी एक ही नाम दिया जाएगा, भारत ब्रांड के तहत उनको बेचा जाएगा। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के, क्योंकि इस बिल को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पेश किया गया। और विधेयक का उद्देश्य क्या है? विधेयक का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर करंट अफेयर का, 2022 विंटर ओलंपिक, जो शीतकालीन ओलंपिक 2022, ये कहाँ पर हुए? तो ये 24वां संस्करण है जो कि बीजिंग चाइना में हुआ है, और इसमें भारत से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया है विंटर ओलंपिक में। वो किसने लिया आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे आरिफ खान ने विंटर ओलंपिक 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग चाइना में हुआ उसमें आरिफ खान ने भाग लिया। भारत से केवल एक पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने भाग लिया है। कौन सा स्पोर्ट है? एल्पाइन स्कीइंग। ठीक है, तो एल्पाइन स्कीइंग में आरिफ खान ने भाग लिया। 2026 में विंटर ओलंपिक होगा दोस्तों, वो इटली में होगा, और समर ओलंपिक नेक्स्ट 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 2022 चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 2022 में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन है वो महाराष्ट्र में हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। आपको दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है, और चीनी का उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है वो भारत है। तो पूछ रहे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक भारत है, और सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है, शुगर निर्यातक ब्राज़ील है, और सेकंड सबसे बड़ा वो इंडिया है। और शुगर कैन घना उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, सेकंड दोस्तों महाराष्ट्र है। शुगर कैन घना प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, लेकिन महाराष्ट्र सेकंड होने के बावजूद शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। 2020-21 के अनुसार 9 लाख जिसकी आय है वो किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएगा? अभी आय का जो स्लैब है वो चेंज हुआ है, इनकम टैक्स का जो न्यू स्लैब आया है वो भी बताऊंगा, और 2020-21 का जो पहले का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग 9 लाख इनकम है तो वो 20% के दायरे में आ जाएगा। तो 20% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये किस प्रकार से रहता है इससे पहले डिटेल में भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। जैसे कि 2020-21 है जो फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपकी यदि 2.5 लाख की इनकम होती थी, 2.5 लाख या उससे कम, तो आपको 0% टैक्स देना पड़ता है। 2.5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाए, 2.5 लाख से 5 लाख तक यदि आपकी आय होती है उस केस में आपको 5%, कितना? 5%। तो यहाँ पर आप जो 5% टैक्स पे कर रहे हो वो पूरे 5 लाख पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 2.5 लाख तो ऑलरेडी फ्री हो चुका है। फिर ये बचे हुए 2.5 लाख पर आपका 5% लगेगा, यानी 5 लाख तक की इनकम है तो टैक्स रेट तो आपका 5% लगेगा, लेकिन वो 2.5 लाख का 5% होगा, ना कि 5 लाख का, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख में से 2.5 लाख तो आपके पहले ही 0% कर देंगे। तो जो भी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो इस प्रकार इसको फॉलो करते हुए किया जाता है। यदि आपकी इनकम मान लेते हैं 6 लाख है, ठीक है, तो 6 लाख इनकम है तो डायरेक्टली वो 5 लाख से 10 लाख वाले में 6 लाख का 20% नहीं करेगा। 6 लाख में देखेगा कि 2.5 लाख तक तो कुछ भी नहीं है, तो 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेगा। फिर वो देखेगा ये नेक्स्ट 2.5 लाख है उस पर 5% पे करें। उसके बाद जब ये 5 लाख टोटल हो गई, 2.5 और 2.5, फिर बचे हुए 1 लाख पर यहाँ पर 20% लगेगा। तो 5 लाख तक इनका लग गया, 2.5 लाख पर 5% है, उसके बाद बचे हुए 1 लाख पर 20% लगा। तो कहने को तो मैक्सिमम 20% जा रहा है, लेकिन इस प्रकार कैलकुलेट होते हुए आ रहा है। तो आपको जो सवाल पूछा है कि 9 लाख यदि इनकी इनकम होगी तो उस पर टैक्स वो दायरे में आ जाएगा 20% के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और 10 लाख से अधिक है वो 30% का दायरा है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके एंड में आप टैक्स पे करते हो, तो बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने ये टैक्स रिजीम है इसको चेंज किया स्लैब को। अब 7 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
हालांकि 7 लाख तक टैक्स तो आपका कटेगा लगभग 25,000 के तहत, लेकिन आपको वो फ्री हो जाएगा। यहाँ पर एक धारा लगती है 87A, उसके तहत आपको छूट दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली 7 लाख तक आपका जीरो टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स स्लैब आप देखेंगे तो 7 लाख का दायरा आ जाता है 10% टैक्स में, लेकिन 7 लाख तक इनकम है तो 25,000 ही टैक्स बनता है उसमें, और 25,000 वो सरकार अपनी तरफ से फ्री कर दे रही है। अभी वर्तमान का टैक्स स्लैब क्या कहता है ये भी ध्यान में रखो कि 3 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आपकी इनकम 3 से 6 लाख है तो आपका 5% के दायरे में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो 5% टैक्स लगेगा, यदि कोई व्यक्ति 6 लाख इनकम कर रहा है तो डायरेक्टली 6 लाख का 5% नहीं निकालेगा। शुरुआत के 3 लाख में तो उसका 0% है, अब बचे हुए 3 लाख पर वो 5% निकालेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 7 लाख इनकम कर रहा है तो शुरुआत के 3 लाख पर कोई नहीं है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 लाख पर हो जाएगा उसका 5%, तो 3 और 3 6 लाख, अब बचे हुए 1 लाख पर वो 10% पे करेगा। इसी प्रकार यदि 10 लाख करता है तो ये फॉलो होते हुए आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 6 5%, तो 3 लाख बढ़ रहा है, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, तो ये भी 5 10 15 20 और 25 नहीं है। ठीक है, 25 वाला दायरा खत्म हो गया है। पहले आप देख सकते हो पहले भी नहीं था, और यहाँ पर 25 है, वो 15 लाख से ऊपर यदि इनकम करते हैं तो डायरेक्ट 30% है। अगला सवाल है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ये करंट अफेयर्स में नहीं आएगा, काफ़ी पुराना एक तरीके से पूछ लिया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब शुरू की गई? तो ये 1995 की योजना है, 15 अगस्त को शुरू की गई थी। ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई योजना है, और इसमें बीपीएल परिवार के जो भी इनकम करने वाले सदस्य हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो शोक संपत्त परिवार को 20,000 की एक मुश्त सहायता दी जाती है। ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, 1995 से शुरू की गई है। अन्य ये प्रमुख योजनाएं देखें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, 1995 में शुरू की गई। राष्ट्रीय पारिवारिक 1995, अन्नपूर्ण योजना 2000 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 2009 में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन भी 2009 में। अब देख लेते हैं म्यूजिक वाला या फिर डांसेस का फेस्टिवल का नृत्य उत्सव म्यूजिक से जो 5 सवाल पूछे गए हैं। सवाल है गणगौर उत्सव किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो आप कहेंगे राजस्थान का। ये विशेषकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रहता है। राजस्थान में घूमर, गणगौर, कालबेली, अच्चरी, झुल्लन इस प्रकार प्रमुख नृत्य देखने को मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? रिपीटेड बार बार आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो शहनाई वादक है, जिसके अंतर्गत बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान आते हैं। सरोद वादक आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा का नाम आता है। सितार वादक में उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर और विलायत खां, साहिद परवेज, वंदे हसन। तबला में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुद्दई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह। संतूर में शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। पखावज में गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह। वायलिन में टी.एन. कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजम, ये प्रमुख है प्लेयर। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पर क्लासिकल डांस। एक और सवाल, लच्छू महाराज कथक के हैं। कथक में आप देखेंगे लीला सोकी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये ऐसे डांसर हैं जिनको कोई न कोई पद्म अवार्ड मिल चुका है। इसी प्रकार भरतनाट्यम के डांसर रुक्मणी देवी अरुंदले, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रह्मण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम के नर्तक हैं। तो जितने भी नर्तक हैं उनको कोई अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो उसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। वीडियो का टाइटल है पद्म अवार्डी क्लासिकल डांसर, टॉप ट्रेंडिंग जीके, लास्ट में डाल देना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रत्येक सेकंड सवाल बन रहा है, रट लेना। कुचिपुड़ी के इसी प्रकार आप देख सकते हो, बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान है, ये सभी डांसर। कथकली के वीएन मेनन, गुरु कुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिव रामन, सीता गांगुली कथकली के। ओडिसी के इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फेब्री है, गुरु पंकज चरणदास, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, सेरोन लोवेन ओडिसी। मणिपुरी के राजा भागचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शन, गुरु बिपिन सिंघा। क्षत्रिया के शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी और शारोदी सेकिया। मोहिनीअट्टम के वीएन मेनन है, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम श्रमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट सवाल है भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पंडा नलूर, इसके प्रतिपादक कौन है? तो भरतनाट्यम की ये नृत्य शैली है, नाम है पंडा नलूर। तो पंडा नलूर भरतनाट्यम की नृत्य शैली की प्रतिपादक है नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई। 2004 में किस भरतनाट्यम डांसर को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? 2004 में दोस्तों अलारमेल वैली को मिला है पद्म भूषण।
1991 में पद्मश्री दिया गया है LR वेली को, तो ये भरतनाट्यम डांसर हैं। सोनल मानसिंह जो भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर हैं, इन्हें 2003 में पद्म विभूषण दिया गया है। ये पद्म भूषण 2004 का पूछा है और 2003 का पद्म विभूषण पूछे तो आप सोनल मानसिंह करेंगे, और सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण भी दिया गया है। अब देख लेते हैं पॉलिटी के पूछे गए 2 सवाल पॉलिटी के पूछे गए हैं। आर्टिकल 44 का पूछा गया है, जो समान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल 44 का DPSP। और बाकी यहाँ पर अगला सवाल जो पॉलिटी का है वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये पूछा है, तो आर्टिकल 67 में आता है उपराष्ट्रपति का टेन्योर। आर्टिकल 56 में आता है दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 56 + 11, तो ये 11 की CD बनाई ऊपर भेजा, तो ये हो गया आपकी उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 66 में 5 वर्ष। ये 5 वर्ष कब से काउंट होता है, तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, और राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में। अब देख लेते हैं इतिहास के पूछे गए 4 क्वेश्चंस। तो इतिहास का सवाल नंबर 1, 130 से 150 ईस्वी में किस शक शासक का काल रहा है, तो शक शासक जो टेन्योर है उनका 130 से 150 ईस्वी, वो है दोस्तों रुद्रदामन प्रथम। ये शक शासकों में सबसे महान माने जाते हैं रुद्रदामन प्रथम 130 से 150। फर्स्ट शक शासक है वो माउज को माना जाता है, 50 से 57 ईसा पूर्व तक रहा है लगभग। उनके बाद आए थे चस्ताना, उनका 78 से 130, फिर 130 से 150 रुद्रदामन प्रथम। तो सातवाहन सम्राट जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं उनके हाथों ये हार हो गई थी शक साम्राज्य की और पतन हो गया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, उन्होंने पतन किया है शक साम्राज्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया और उसके राज्य पर कब्जा किया और विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। नेक्स्ट जो सवाल है हिस्ट्री का, 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किसने किया। लखनऊ की तरफ से 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल का नाम आता है, बाकी उनके सलाहकार बिरजिस कादिर हैं। अहमदुल्ला लखनऊ के नेता थे, तो बेगम हजरत महल लखनऊ हो जाएगा। कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खान, बैरकपुर से मंगल पांडे, पटना से पीर अली, जगदीशपुर और बिहार से बाबू कुंवर सिंह, मेरठ से कदम सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर है। और 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर शाहजहाँ के पुत्र का नाम क्या था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, एक था औरंगजेब, सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है वो दारा शिको था, फिर शाह शुजा और मुराद बख्श, ये शाहजहाँ के 4 पुत्र। अब यहाँ पर बात करो मुगल साम्राज्य, बाबर से शुरुआत होती है, बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं उनका टेन्योर 2 बार रहा है, 1530 से 40, फिर 55-56 में। बीच में कहाँ गए 40 से 55 तक ये, तो बीच में सूरी साम्राज्य आ गया था। उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर लास्ट में 1857 तक रहे। नेक्स्ट सवाल है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी अलूरी सीतारामन राजू हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी अलूरी सीतारामा राजू हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी जिसे आप अभी आंध्र प्रदेश बोलते हो उससे बिलोंग करते थे। और एक स्टूडेंट बताया कि पोट्टी श्री रामुलू का पूछा है, तो यहाँ पर बाद में कन्फर्म किया तो ये अलूरी सीतारामू राजू था। बाकी पोट्टी श्री रामुलू है, पोट्टी श्री रामुलू ये दोस्तों ये भी मद्रास आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। इन्होंने आमरण अनशन किया था आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर मद्रास से आंध्र प्रदेश के लिए, और 56वें देश इसी अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई भी हो आंसर आपका मद्रास आएगा। भूगोल से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे। एक तो बराबर गुफाएं किस राज्य में है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में, जहाँ पर 4 गुफाएं मिलेगी, और नागार्जुनी की वहाँ पर 3 गुफाएं हैं। ट्विन हिल्स है ना, वहीं पर बराबर की गुफाएं हैं, तो बराबर है ट्विन है, ठीक है, वो है जहानाबाद बिहार में है ये ट्विन, बराबर ट्विन, नागार्जुनी और ये 4 गुफाएं हैं बराबर जिसे बोलते हो। भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने पर कौन सी नदी बनती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, जहाँ पर गंगा नदी है, वो दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं अलकनंदा भागीरथी, तो देवप्रयाग में गंगा नदी। तो पंचप्रयाग है वो बता देता हूँ, जहाँ से अक्सर सवाल आ जाता है। पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग का नाम आता है। तो विष्णुप्रयाग में है। अब इनमें सभी में देखेंगे तो अलकनंदा सभी में कॉमन है, ठीक है, सभी में अलकनंदा तो है ही है। इसके अतिरिक्त जैसे विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के साथ में धौली गंगा, ठीक है, नंदप्रयाग में अलकनंदा के साथ में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ में पिंडर है, ठीक है, कर्ण है, पांडव है, तो ये पिंडर याद रखिएगा। और रुद्रप्रयाग हैं अलकनंदा के साथ में मंद, रुद्रमंद, ठीक है, रुद्रमंद।
और देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में क्या है, आपका भाग्य है जब देव हो आपके घर आ गई। अब नेक्स्ट है जनगणना से एक सवाल यहाँ पर पूछा है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था। तो शहरी जनसंख्या, रूरल आप जनसंख्या देखेंगे वो 31.16% थी, तो 31.2% आपका शहरी, 68.8% है वो ग्रामीण है। 68.8 ग्रामीण, 31.2 शहरी, ध्यान रखना। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है वो तमिलनाडु है, जिसमें 48.4% आबादी शहरों में, और हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है, वो हिमाचल प्रदेश में 89.97%। अब विविध के मिसलेनियस के दो सवाल, फुल फॉर्म ऑफ साई आपको पूछा है। साई की फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। एक सवाल पूछा है, द शिवा ट्रिलोजी सीरीज या फिर द इमोर्शल ऑफ महलुआ, ये बुक है अमीश त्रिपाठी की। तो इस टाइप से आपने देखे 25 सवाल, वो भी यहाँ पर आज पहली बार प्रयास किया सब्जेक्ट वाइज, ताकि स्टूडेंट को थोड़ी और आसानी हो जाए पैटर्न को समझने में एग्जाम में, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक पास प्रो से नहीं जुड़ा है, काफ़ी बेहतरीन डील चल रही है। वैसे 600 में मिलता है पास प्रो, अभी 449 में मिल जाएगा। टीटीसी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। ईयरली वैलिडिटी में स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले जितने एग्जाम देंगे उनका एनालिसिस करेंगे, वही मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर कितने नंबर से आप मिस हो जाते हो। वो आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।